जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीडीएस 2 2024 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, इसके जीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे और इसके क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है जैसे कि हमारा जो सीडीएस 2 2024 का एग्जामिनेशन होने वाला है, ये हमारा कब होने वाला है? सितंबर में होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम आज से काउंट करें तो हमारे पास कितने महीने होंगे? मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में तो हमारा एग्जाम ही है। तो 4 महीने हैं करीब करीब हमारे पास। ठीक है, तो इन 4 महीनों के अंदर ही हमें कुछ ऐसा मैनेज करना है कि जो हमारा एग्जाम है ये अच्छे से अपना प्रिपरेशन हो पाए इसकी। तो दोस्तों इसके जैसे अगर बात करें, जीएस में हमारे कितने सब्जेक्ट होते हैं? एक तो हमारा साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, करंट अफेयर होता है, यहाँ पे 3 ये हो गए। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटी होता है, हिस्ट्री होता है। मतलब टोटल अगर हम बात करें सारे सब्जेक्ट को मिला के तो 7 सब्जेक्ट हमारे बनते हैं पूरे के पूरे जीएस के अंदर। ठीक है, तो इन 7 सब्जेक्ट को आपको कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है इसके बारे में बात करते हैं और कितना प्रिपेयर करना है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो दोस्तों, आप जैसे प्रिपेयर करोगे इसे तो आप में से दो कैटेगरी के लोग होंगे, दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। सबसे पहले तो होंगे न्यू स्टूडेंट जो पहली बार सीडीएस का एग्जाम देंगे। ठीक है, और दूसरे होंगे जो मैच्योर स्टूडेंट, कि जो बंदे अपना इससे पहले वाला अटेम्प्ट दे रखे हैं सीडीएस का, या फिर इससे इससे पहले भी 2-3 अटेम्प्ट दे रखे हैं उन्होंने, और उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, काफी सब्जेक्ट उन्होंने पहले से पढ़ रखे हैं, काफी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, बट स्टिल समहाउ वो क्रैक नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी के जो लोग होंगे, जो न्यू वाले बच्चे होंगे, उनके लिए सारे सब्जेक्ट कवर करना शायद इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारे पास केवल 4 ही महीने और 4 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट कवर करना एक तरह से काफी एक चैलेंजिंग टास्क होगा। ठीक है, बट जो मैच्योर वाले बंदे हैं उन्हें तो मैं अब ये कहूंगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट ना छोड़ के जाएं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपने ऑलरेडी चीज़ों को आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है। तो आपके पास जो ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है 4 महीने का, इसे यूटिलाइज करें और जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं उन्हें भी आप प्रिपेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस के बारे में। दोस्तों बात करें अगर, तो हमने पहले ही बता रखा है साइंस में जो सीडीएस 1 2024 का जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि साइंस में आपको क्या करना है कि 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसे करनी है। ठीक है, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी फॉलोड बाय, अब जैसे हमने सीडीएस 120 अभी सीडीएस 1 2024 का एग्जामिनेशन देखा कि उसमें भैया 11th 12th से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको करना है 11th 12th क्लास के एनसीईआरटी से। अब ये सिलेक्टिव टॉपिक्स कौन से होंगे इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि जो जो टॉपिक्स जो है जहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं साइंस में, तो उन टॉपिक्स को ही पढ़ना है, और उन टॉपिक्स को भी कैसे पढ़ना है कि बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाके पढ़ना है, केवल जो थ्योरी पार्ट है वो पढ़ना है, कोई फैक्ट है वो आपको याद करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। तो जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं 11th 12th के केवल आपको उसको ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, और प्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसको डेडिकेटेडली करना है, चाहे दिशा पब्लिकेशन से करो, चाहे कोई कोर्स करो या कुछ भी करो, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप साइंस के लिए। ठीक है, तो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी और ये। और अभी दोस्तों काफी लोग बोलेंगे कि जैसे साइंस का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ, काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो 9th 10th के एनसीईआरटी से नहीं आ गए, और काफी ज्यादा करंट क्वेश्चन से पूछे गए थे, जैसे क्यूबिट हो गया या फिर वो जो टेलीस्कोप वाली क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों ये साइंस एंड टेक का पोर्शन होता है जो कि यूपीएससी सीएससी के अंदर पूछा जाता है, उसमें से इस बार यूपीएससी ने पेपर पूछा है। तो इस बार का पेपर जो है नो डाउट हार्ड था, तो इस बार यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है। बट जो चीजें हमारे हाथ में हैं हम वो कर सकते हैं ना, और जो चीज पहले से आती चली आ रही है उससे हम फॉलो कर सकते हैं ट्रेंड में। अब यूपीएससी ने अगर ये जो ट्रेंड है साइंस एंड टेक का, ये अगर अगले पेपर में भी लाया और 3-4 पेपर में लगातार लेके आया, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये ट्रेंड हुआ है, अब हम इसे इस पैटर्न को फॉलो करना है। बट यूपीएससी ने अभी केवल इसी साल लाया है, अब कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये जो अगला पेपर है उसमें भी यूपीएससी ऐसे ही ट्रेंड लाएगा, ऐसे ही डिफिकल्ट पेपर लाएगा। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, उन्हें तो आपको फॉलो करना ही करना है, ये तो मतलब बेस है। उसके ऊपर से जब आप साइंस एंड टेक प्रिपेयर करोगे वो तो एड ऑन है, वो तो चेरी ऑन द केक है कि आप और प्रिपेयर कर लो। बट ये जो चीजें हैं ये तो ठोस चीजें हैं जो कि आपको एक एस्पिरेंट को आनी ही चाहिए। ठीक है, तो उसके अगर बारे में बात करें, जो अगले जो डायनेमिक टॉपिक्स भी आते हैं तो वो आपके कहाँ से कवर हो सकते हैं? आपके न्यूज़पेपर से कवर हो सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, क्योंकि मतलब आपके पास और भी बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, तो बहुत ज्यादा भी भटक मत जाना इन साइंस एंड टेक के चक्कर में। तो आपको बेसिकली न्यूज़पेपर रीडिंग तो है जो आपको थ्रू आउट द पेपर आपको करना ही है, थ्रू आउट द अपने अपने प्रिपरेशन जो है आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना पड़ेगा। क्योंकि भैया न्यूज़पेपर रीडिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग जो है आपको ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में जैसे एडिटोरियल्स आते हैं, जैसे अभी इसराइल का वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे मैप बेस्ड एडिटोरियल आते हैं जहाँ पे आपको मैप के हिसाब से समझाया जाता है। ठीक है, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बात करी जाती है, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट मिलेगा। कई सारे जो टर्म्स होते हैं, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है, जीडीपी हो गया, जीडीपी इन्फ्लेटर हो गया, ये सारे टर्म्स हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। जो डायनेमिक पोर्शन होता है हमारा इकोनॉमिक्स, उसके अंदर ये पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो ये भी आपका न्यूज़पेपर से ही दोस्तों कवर होगा। तो इसलिए न्यूज़पेपर जो ऐसी चीज है कि अब ये इनएविटेबल है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको ये न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और अगर आप सीडीएस का पेपर निकाल भी लेते हो दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसएसबी तो जाना ही पड़ेगा। अब एसएसबी के अंदर भी आपको न्यूज़पेपर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आपका लेक्चरेट होगा, आपका जीडी होगा, उन सब के अंदर आपको करंट टॉपिक्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए।
ठीक है। तो न्यूज़पेपर तो इनएविटेबल है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और मैंने पहले ही बता रखा है कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है या फिर द हिंदू पढ़ना है, इन दोनों में से कोई सा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और केवल 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना न्यूज़पेपर को, केवल 1 घंटा ही देना है आपको। स्पेसिफिकली आपको एडिटोरियल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों में जो न्यूज़पेपर है ये आपको काफ़ी चीज़ें कवर कर देगा, साइंस के भी कवर कर देगा, ज्योग्राफी के भी कवर कर देगा, ठीक है। तो इसलिए जो डायनेमिक पोर्शन है आप न्यूज़पेपर पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हमारा जो मेन बेस चीज़ है उसके बारे में। तो साइंस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, एक सेकंड इसे मिटा देता हूँ मैं। हाँ, तो साइंस के बारे में जैसे हमने बताया था कि 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी कर लेना, और अपना क्या बोलते हैं ये 11th 12th क्लास की जो सिलेक्टिव टॉपिक्स है वो मैं अपलोड करूंगा, वो आप कर लेना। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप दिशा पब्लिकेशन से करो या कहीं से भी करो, लेकिन इसे करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद बात करते हैं अपना करंट अफेयर में। और ये जो सब्जेक्ट दोस्तों मैंने लिखे हैं 1 2 3 4, ये प्रायोरिटी बेसिस पे लिखे हैं कि आपको इन सब्जेक्ट को ज्यादा पहले प्रायोरिटी देनी है, और जो नीचे वाले सब्जेक्ट है उन्हें कम प्रायोरिटी देनी है। मतलब करने सारे ही हैं, जो मैच्योर बच्चे हैं उन्हें करने सारे ही हैं। तो साइंस में आपको देखो 9th 10th की एनसीईआरटी, सिलेक्टेड टॉपिक ऑफ क्लास 12th और 11th और पी वाई क्यूज, ठीक है। इसके बाद हमारा जो करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर भी एक मेजर चंक होल्ड करता है अपने जीएस पेपर में, ठीक है। और जो करंट अफेयर का है मैंने पहले ही बोल रखा है आपको कि ये लो हैंगिंग फ्रूट होता है, क्योंकि करंट अफेयर आपको डेडिकेटेडली काफी ज्यादा चीजें याद नहीं करनी होती है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको कैसे करना है, मंथली बेसिस पे करने हैं आपको करंट अफेयर। कोई भी आप यूट्यूब चैनल उठा लो, चाहे सीडीएस जर्नी देखते हो या कोई भी देखते हो, वहां से आपको करंट अफेयर जो है करने हैं, ठीक है। मंथली बेसिस पे करने हैं करंट अफेयर। और साथ बार शायद अभी अभी से लेके चलोगे करंट अफेयर तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बजाय इसके कि आखिरी मंथ में आप मैराथन वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर आपको अभी से साइमल्टेनियसली करना है प्रिपरेशन के दौरान, और फॉलोड बाय न्यूज़पेपर तो है ही चीज, ठीक है। न्यूज़पेपर तो मतलब बिल्कुल है ही चीज। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। जो ज्योग्राफी है दोस्तों, ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, 9th से लेकर 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसे आपको कर लेना है। क्योंकि इसे एक बार आप कर लोगे ना 9th से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी, तो आपको मतलब जो आने वाले कोई सा भी पेपर होगा, चाहे वो सीडीएस का होगा, सीएपीएफ का होगा, सब में मतलब ये चीज आपके कारीगर होगी। क्योंकि अब देखो जैसे पैटर्न बदल रहा है किसी भी हमारे जो सीडीएस एग्जाम है या फिर किसी भी एग्जाम का, तो उस हिसाब से देखें तो अगर हम सिलेक्टिव टॉपिक्स ही पढ़ के जाएंगे तो हमने यही देखा है अपने सीडीएस के पेपर में भी कि वो लास्ट में हमारा धोखा देने वाला काम करती हैं। कि हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए या फिर ज्योग्राफी के हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, खासतौर से जो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे करवाए जाते हैं, तो वो आपने पढ़ लिया। अगर वो क्लिक हो गया एग्जामिनेशन के अंदर तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुए तो फिर आपका क्या होता है, आपकी जो सिलेक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इसलिए इससे बेटर है कि बार बार आप पढ़ो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बार बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से नोट्स बनाओ। इससे बेटर है कि कोई भी सब्जेक्ट है एक ही बार पढ़ लो और एक ही बार उनके नोट्स बना लो। फिर एक ही बार जब आप पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे ना, अगर डीप में आपको नॉलेज हो गई, फिर आपको कोई सा ही पेपर आएगा, कितना भी हार्ड पैटर्न आएगा, आप मतलब हमेशा एज पे ही रहोगे इस चीज के, ठीक है। तो इस बार इस अटेम्प्ट से अपना ये देख लो कि जो भी आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे, जो भी आप सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे भैया, उसे आपको ठोस वे में प्रिपेयर करना है, मतलब कि बिल्कुल उससे बाहर कहीं आए ना, ठीक है। तो इसलिए साइंस का अपना बढ़िया से प्रिपेयर करो 9th 10th की एनसीईआरटी। उसका ज्योग्राफी है भैया, ज्योग्राफी में आपको 9th से लेकर 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसे प्रिपेयर करना है, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आपको। और साथ में साथ मैप्स करना है, ठीक है। मैप्स कैसे करना है, एटलस वगैरह से करना है। और साथ में क्या रखना है आपको, एक वर्ल्ड मैप जो होता है, ठीक है, वर्ल्ड मैप और जो इंडिया का मैप है इस पे आपको कमांड होनी चाहिए। अब इस पे कमांड कैसे आएगी, आप जो स्टडी आप जहाँ पे करते हो वहाँ पे आप जो वर्ल्ड मैप है और इंडिया का मैप है 2 दीवारों पे चिपका लो, ठीक है। ये बेस्ट वे होता है, ये मैंने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान अपनाया था। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं वो भी यही चीज़ करते हैं कि वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप तो आपके जो स्टडी टेबल है उनके वॉल्स पे होना ही चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप जब देखते हो कोई भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, यूक्रेन की पढ़ रहे हो, रशिया की पढ़ रहे हो, तो वो जब आप वर्ल्ड मैप पे देखते हो तो आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया लग जाता है, ठीक है। कमांड बन जाती है आपको, ठीक है, केवल देख देख के ही। इसलिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं याद करना पड़ेगा कि आपको याद करना है, बाउंड्रीज याद करनी है। रोज आप इन पे ग्लांस करोगे तो आपको अच्छा सा कमांड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो अब ज्योग्राफी में अगर हम बात करें 9th से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी करनी तो है। अब ये कैसे करनी है देखो, आपको इस प्रकार से करनी है जैसे मैंने आपको अरेंज किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसे पकड़ना है। 9th क्लास की एनसीईआरटी जब आप कर लोगे तो आपको क्लास 11th की जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है वो करनी है, ठीक है। सीधे 10th क्लास पे मत मूव करना, ठीक है, 10th क्लास में मत मूव करना। 9 से लेकर सीधे आपको मूव करना है 11th क्लास की जो ये वाली एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इसका रीजन क्या है कि देखो जो 9th क्लास हमारी जो एनसीईआरटी है और ये जो हमारी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ये हमारी काफी ज्यादा कोइंसाइड कर रही है। मतलब एक तरह से देखें तो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसी का प्रो मैक्स वर्जन जो है वो हमारे क्लास 11th क्लास की जो ये वाली एनसीईआरटी है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट ये है। क्योंकि अगर हम देखो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे चैप्टर 1 क्या कह रहा है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे इसने बात करा थोड़ा बहुत 9th क्लास के एनसीईआरटी में बेसिक नॉलेज मिली। इसका एडवांस हमें कहाँ मिलेगा, क्लास 11th के एनसीईआरटी में। देखो यहाँ पे भी है इंडिया लोकेशन, ठीक है, डिट्टो वही चीज दे रखी है। उसके बाद फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमारी फिजियोग्राफी दे रखी है इंडिया की,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है। फिर यहाँ पे भी हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका जो एडवांस वर्जन है वो यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा देखो क्लाइमेट है, यहाँ पे भी हमारा क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन है, यहाँ पे हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, यहाँ पे भी है हमारा नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है, पहले आप ये करो, ये आप कर लोगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी इस चीज के बारे में। ठीक है, ये सारे टॉपिक के बारे में एक बार आपको बेसिक नॉलेज हो गई, फिर आपको सीधे पढ़ना है क्लास 11th की जो ये वाली एनसीईआरटी है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसे आपको जब ये पढ़ोगे ना तो ये आपको सारी चीजें जो है ये क्लास 9th में जो आपने पढ़ी थी वो सारी चीजें रिकॉल होंगी यहाँ पे। तो जब रिकॉल होंगी और जब एक्स्ट्रा पढ़ोगे आप यहाँ से, तो आपका जो ये कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इसके उल्टा अगर आप करोगे क्लास 9 से सीधे क्लास 10th में मूव कर जाओगे, तो क्लास 10th का देखो हमारे पास ये है इंडेक्स, तो आप यहाँ पे दूसरा टॉपिक पढ़ोगे तो ये जो पीछे वाले टॉपिक है आपके भूल जाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए आपको क्लास 9 का पढ़ना है, उसके बाद आपको क्लास 11 की जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं इसको आपको पकड़ना है। ठीक है, ताकि आपका जो ये कंसेप्ट है ब्रश हो जाए। उसके बाद ये जब हो जाए आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, हाँ इसके बाद आपको क्या करना है बेसिकली क्लास 11th की जो दूसरी एनसीईआरटी है, क्लास 11th की जो दूसरी एनसीईआरटी है, मैंने उसका पीडीएफ वो स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, वो आप अगर अलग से पढ़ सकते हो। अब ये पढ़ने के बाद, ये 3 बुक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आप क्लास 10th की एनसीईआरटी में आ जाना। ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी में हो गया आप, क्लास 10th की एनसीईआरटी में देखो अब हमारा क्या है, यहाँ पे देखो हमारे इंडेक्स है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी सोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें। तो आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ना है अभी आपको। ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी आप जब पढ़ लोगे तो आपको क्लास 12th की जो ये वाली एनसीईआरटी है, क्लास 12th की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये वाली जो एनसीईआरटी, फिर आपको क्लास 10th के बाद सीधे इसे पढ़ना है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12th की एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे भी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी है। ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पे भी है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पे भी है, एग्रीकल्चर हमारा यहाँ पे भी है, एग्रीकल्चर हमारा यहाँ पे भी है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज हमारा यहाँ पे भी है, वाटर रिसोर्सेज हमारा यहाँ पे भी है। तो ये भी जो हमारा ये कंसेप्ट है ये कोइंसाइड कर रहा है हमारा क्लास 12th की एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी और उसके बाद फिर क्लास 12th की जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये इकोनॉमी है, ये करना है आपको। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद जो है आपको क्लास 12th की जो एक एनसीईआरटी और बचेगी उसे आपको कर लेना है। ठीक है, इतना अगर आप दोस्तों कर लोगे ना क्लास 9 से लेकर 12th की एनसीईआरटी में, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ज्योग्राफी की जो कोर कंसेप्ट है वो आपके बिल्कुल ही बाय हार्ट हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन जो है वो शायद ही, अगर वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि भैया किसी भी एस्पिरेंट से नहीं हो रहा होगा वो। ठीक है, और बहुत लोगों का डाउट होता है कि जो जीसी लॉन्ग है दोस्तों वो आपको पढ़नी है नहीं पढ़नी। तो जीसी लॉन्ग एक बहुत अच्छी बुक है, बट आपने ऑलरेडी इतना क्लास 9 से लेकर 12 तक पढ़ लिया तो इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी जीसी लॉन्ग को। ठीक है, जो स्टैटिक पार्ट है जैसे कि हमारा लैंडफॉर्म्स वगैरह हो गए वो सब इसके अंदर भी है, बट जैसे लैंडफॉर्म वगैरह जीसी लॉन्ग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है डायग्राम से, तो वो आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो। और बाकी इसके अंदर भी कोई कमी नहीं है, क्लास जो एनसीईआरटी है हमारी इसके अंदर भी कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो आपको जीसी लॉन्ग अवॉइड कर देना है। तो मैंने एक बार दोबारा समअप कर दूं क्लास आपको ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है। पहले क्लास 9 की एनसीईआरटी पकड़ना, फिर क्लास 11th की जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट है इसे पढ़ लेना। ठीक है, उसका जो क्लास 11th की जो दूसरी एनसीईआरटी है वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली उसे आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको क्लास 11th की दोनों एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आपको आ जाना है क्लास 10th की एनसीईआरटी में। क्लास 10th की एनसीईआरटी का आप ये पढ़ लोगे, उसके बाद आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी पे आ जाना है। ठीक है, इतना पढ़ लिया आपने, और उसके बाद यहाँ से आपको अब अगली जो एनसीईआरटी हमारी क्लास 12th की उस पर मूव कर जाना है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, ये 4 बुक आपको जो पढ़नी है, 4 बुक कह रहा हूँ, ये 1 हो गई, 2 हो गई, और यहाँ पे क्लास 12th की 3 हो गई, 3 ये हो गई होगी हमारी, क्लास 12th की हमारी 2 हो गई, 5 और ये 6। तो 6 एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे अगर, तो आपका ज्योग्राफी का जो कोई भी क्वेश्चन आपका रुकने की संभावना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसके बाद अगर कोई भी एग्जाम और दोगे, जैसे अभी सीएपीएफ का भी एग्जामिनेशन आ रहा है, ठीक है, तो इसमें फिर सीएपीएफ की जैसे एग्जामिनेशन जो कि थोड़ा एडवांस वर्जन है सीडीएस का, तो उसमें फिर ये चीज़ें चलती नहीं है कि आप केवल 11th की एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके चले जाओ, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं चलता। यहाँ पे तो वहाँ पे आपको कोर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लास एक ही बार अपना 9 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है ये पढ़ के आप खत्म करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसकी ज्योग्राफी के बाद आपको उठाना है इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स की वेटेज जो है 16-17 क्वेश्चंस तक के आने की अब आ रहे हैं हमारे क्वेश्चंस, तो इसलिए जो है इकोनॉमिक्स को आप पहले पकड़ो पॉलिटी से। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमारी एनसीईआरटी, इसको आपको अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 7-8 क्वेश्चन इस बार भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली पूछे गए हैं। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें जो थ्योरी ऑफ कर्व वगैरह ये सब चीजें हैं, ये थोड़ा बहुत पूछ लेता है उसमें से, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कर लेना, आप छोड़ना क्यों है। और साथ साथ हमारा जो न्यूज़पेपर है वो तो है, न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है, जैसे कोई भी टर्म होता है मतलब स्टॉक से रिलेटेड, ये सेबी से रिलेटेड आ जाती है चीज़ें। ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाती है, या फिर कोई ऐसा टर्म हो गया इकोनॉमिक टर्म, जैसे रेपो रेट ही हो गया फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर रिवर्स रेपो रेट हो गया, तो जब आप ये देखो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, वो आपको इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो इकोनॉमिक का डायनेमिक पोर्शन है
वो इस तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बाद आपको आ जाना है फिर पॉलिटी पे। पॉलिटी में अगेन हमारे जो लक्ष्मीकांत है वो आपको पढ़ना है, साथ में साथ हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इतना करने के बाद अगर आपको हिस्ट्री भी करनी है, ठीक है, हालांकि जो बच्चे ओल्ड बच्चे हैं जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, तो उन्हें भी हिस्ट्री नहीं छोड़नी चाहिए, एक तरह से पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, केवल थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, पार्ट 1, 2 और 3। ठीक है, तो 3 भले ना पढ़ो लेकिन 1 और 2 पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ने को 3 भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत काम चोरी करनी है तो 3 अवॉइड कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री है आजकल, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, स्पेक्ट्रम से पूछ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के भी। ठीक है, तो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और 2 आपको कर लेना हिस्ट्री में। बहुत लोग पूछ रहे थे सर इसके अलावा कुछ और करना है क्या, तमिलनाडु या फिर क्या बोलते हैं अपने ये उपेंद्र सिंह वगैरह, तो शार्ट अपना क्या सिंपल नो है कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ये सारी बुक्स। केवल आपको यही करना है कि भैया यहाँ पे देखो आप, ऑलरेडी मैंने कितनी सारी बुक्स आपको बता दी हैं, और हमारे पास इस वाले सीडीएस एग्जाम में दिक्कत ये होती है कि हमारे पास केवल 4 ही महीने होते हैं, है ना। क्योंकि देखो हमारा सितंबर में हमारा एग्जाम है, अभी हमारे पास मई है, जून है, ठीक है, जुलाई है और हमारा अगस्त है। और अगस्त में प्लीज मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि अगस्त में कोई भी नया सब्जेक्ट मत उठाना। अगस्त इज ओनली फॉर रिवीजन, ठीक है, केवल रिवीजन के लिए और मॉक्स के लिए है। इसके अलावा अगस्त किसी भी चीज के लिए नहीं है। तो जो आपको कोर्स कंप्लीट करना है, जो भी पढ़ना है आपको, वो इन 3 महीनों के अंदर ही पढ़ना है। तो इस हिसाब से एडजस्ट करना अपना जो भी आप पढ़ोगे। ठीक है, इस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना कि ये 3 महीनों के अंदर आपको ये सब्जेक्ट कवर करने हैं। ठीक है, अब इसमें जो सब्जेक्ट हैं, जो नए बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा ये सारे सब्जेक्ट तो कवर नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, तो आप ये प्रायोरिटी वाइज चल सकते हो। सबसे मतलब साइंस को इग्नोर मत करना, साइंस पढ़ लेना, करंट अफेयर तो आप पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ लेना, और इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ लेना और पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेना। फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो पॉलिटी भी पूरी पढ़ लेना। ठीक है, तो ये कर लेना। हिस्ट्री आप छोड़ सकते हो जो नए बच्चे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको प्रिपरेशन करनी है। और अगस्त में आपको क्या करना है, अगस्त के अंदर आपको जो रिवीजन है ये करना है अपना, और साथ ही साथ मॉक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक्स देना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि बिना मॉक्स के हमारा सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करना एक स्किल होती है। और स्किल की खास बात यह है कि स्किल की खास बात यह है कि भैया आपको प्रैक्टिस से ही आएगी स्किल। एक गेम खेलने की तरह है, क्रिकेट के शॉट लगाने की तरह है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको पता चल जाएगा कि भैया ये वाला फैक्ट जो है ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन जो है ये गलत है। और जो वर्ड प्लेइंग है उसके साथ आपका जो माइंड है वो यूज टू हो जाएगा। तो इसलिए मॉक्स का जो पेपर है, मॉक्स लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त में आपको मॉक्स देना है। ठीक है, और ये जितने भी आप पढ़ोगे ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अपना साइमल्टेनियसली पढ़ना है सारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको इस तरह से प्रिपरेशन करना है जो हमारा जीएस का पोर्शन है इसके लिए। ठीक है, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट हमने कवर कर लिए हैं। बाकी अब ये जो पूरे स्ट्रेटेजी है आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। बाकी जो बुक लिस्ट है वो यही पढ़नी है आपको, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो थी, बुक लिस्ट वीडियो थी, जिसमें हमने सीडीएस 2 2024 के बारे में बात करी है, जीएस से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी करेक्शन हो या फिर कोई भी थॉट हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम आईडी पे हमको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।